नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। आज से ठीक 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की नई संसद की इमारत का उद्घाटन करेंगे। यह पूरे देश के लिए एक गर्व का पल होगा, लेकिन इस पर हो रही सियासत वाकई बहुत दुखद है। देश की कई राजनीतिक पार्टियों ने, विपक्ष की लगभग 19-20 विपक्षी दलों ने यह तय किया है कि वो इस समारोह का बॉयकॉट करने जा रहे हैं। अब इसके पीछे जो भी वजह हो, उनका कहना है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। कुछ का कहना है कि नहीं, इसका उद्घाटन का अधिकार केवल और केवल स्पीकर को है। अपनी अलग अलग वजहें और इसके पीछे राजनीति साफ तौर पर नजर भी आ रही है। यह एक अलग मुद्दा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आपने एक बात गौर की होगी कि जब से इस उद्घाटन समारोह के बारे में कुछ और जानकारियां कल से गृहमंत्री ने शेयर की और खास तौर पर सेंगोल के बारे में बताया, जिसे प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा और वो सेंगोल स्पीकर की चेयर के पास स्थापित किया जाएगा बड़े आदरपूर्वक, सम्मानजनक तरीके से। तो उसके बाद लोगों में इसको लेकर दिलचस्पी अचानक बढ़ गई है। क्या होता है सेंगोल? आप गूगल पर सर्च करने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि यह भारत की एक अमूल धरोहर रही है और इस वक्त गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द भी सेंगोल बन चुका है। अब ये सेंगोल क्या है, भारत की संस्कृति में, भारत की परंपरा में इसका महत्व क्या है और भारत की आजादी से इसका कनेक्शन क्या है और क्यों हम इसे भूल बैठे थे, अचानक हमें इसे खोजकर क्यों लाना पड़ा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और संसद के उद्घाटन के मौके पर जो कुछ पॉलिटिक्स चल रही है और ये क्यों हो रही है और कौन इसका जिम्मेदार है, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। आज हमारे साथ बड़े खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपका बहुत स्वागत है। मैं पहले किसी वाद विवाद की बात किए बगैर इसी सेंगोल के प्रकरण से आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। लोगों की दिलचस्पी इसमें बहुत ज्यादा है और लोगों को ये जानकर के और ज्यादा मैं कहूंगा कि और उनका कौतूहल बढ़ा कि ऐसा नहीं है कि ये कोई भूली बिसरी चीज थी जिसके बारे में अचानक आज हम लोग बात करने लगे हैं। आजादी की रात को यही सेंगोल भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा भी गया था, लेकिन उसके बाद ये एक म्यूजियम में भेज दिया गया जहां से अब इसको लाया जाएगा। तो आखिर इस सेंगोल का महत्व क्या है? देखिए सौरभ जी, ये जो सेंगोल है, इसका जो वहां पर संदर्भ आया था वो तब आया था कि जब नेहरू जी के हाथ में सत्ता दी जा रही थी, तो उस समय के वायसराय, बाद में गवर्नर जनरल रहे, माउंटबेटन ने कहा कि हमारे यहाँ की परंपरा और संस्कृति में कुछ प्रतीक हैं जो सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक बनते हैं। चूंकि यह सत्ता हस्तांतरण वास्तविक हो रहा है, मतलब एक कोई हम भारतीयों से भारतीयों को नहीं हो रहा है, क्या आपके यहाँ क्या प्रतीक है? इस विषय के ऊपर नेहरू जी ने तत्कालीन जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे सी राजगोपालाचारी राजा जी से बात किया। तो राजा जी ने बताया कि चोल साम्राज्य में इस प्रकार की यह व्यवस्था रहती थी जो कि एक राजा से दूसरा राजा, यानी एक सत्ता से दूसरे सत्ता के हस्तांतरण के प्रयुक्त होता था, जिसको भगवान शिव के द्वारा उनके आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता था। अब इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण है। वो किस चीज का प्रतीक होता था? वो उसको, जिसको आप सिंगोल कहते हैं, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति में, वो संस्कृत में वो शब्द है, उसके लिए है धर्मदंड। यह इस बात का प्रतीक था कि कोई भी शासक यदि कार्य करेगा तो वो धर्म के अधीन होकर कार्य करेगा। धर्म का अर्थ हो गया कि जो कर्तव्य है, जो आपकी प्रेरणा, इसका मतलब जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप कहते हैं आज की डेट में, कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप नहीं, कि मैं सत्ता का अधिकारी नहीं हूं, मैं सिर्फ सत्ता का एक संरक्षक हूं। वास्तविक शासक कोई और है, हमारे माना जाता था। महाराणा प्रताप ये मानते थे कि भगवान एक लिंग उनके शासक हैं और वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। उसी प्रकार त्रावणकोर के महाराजा ये मानते थे कि पद्मनाभ स्वामी उनके राजा हैं, वो सिर्फ प्रतिनिधि हैं। तो ये प्रतीक था, क्योंकि भारत की एक हम सिर्फ प्रतिनिधि हैं और दैवीय शक्ति और जनता की शक्ति का प्रतीक वह सिंगोल होता था, वह धर्मदंड होता था। और अच्छा, क्यों महत्वपूर्ण इसमें 2 बातें कि हम भारत विश्व का सबसे प्राचीन राष्ट्र है और इसमें ये जो लिया गया, ये चोल साम्राज्य से लिया गया। चोल साम्राज्य विश्व के सबसे लंबे समय तक रहने वाले साम्राज्यों में से एक है। 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी 1600 साल का इसका कालखंड है। 9वीं 10वीं शताब्दी में शिखर पर था। अब बताइए, दुनिया में कितने ऐसे देश होंगे जिनके यहां उस परंपरा की चीज रखी हो जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की हो? अरे तमाम देशों का तो नक्शा ही नहीं था। तो पहला तो ये इसका प्रतीक था। दूसरा,
यह इस बात का भी प्रतीक था कि हम एक सनातन जीवंत राष्ट्र हैं जी। और तीसरा, एक और आप महत्वपूर्ण बात देखिए, नेहरू जी मूलतः कश्मीरी थे। कश्मीर के मूल का एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा है, तमिलनाडु से आए हुए एक सेंगोल के द्वारा वह संकल्प ले रहा है और गंगा जल के द्वारा उसको पवित्र किया जा रहा। वो खैर वो विषय अलग था, क्योंकि अंग्रेजों को पहले लॉर्ड माउंटबेटन के हाथ से आया, जब लॉर्ड माउंटबेटन से आने के बाद उसे गंगा जल से पवित्र किया गया। तो सोचिए, इसमें राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र का गौरव, मगर अफसोस की बात यह है कि वो म्यूजियम में रख दिया गया। यही एक समस्या थी कि स्वतंत्रता के बाद जो चीजें हमें प्रेरणा देने लायक होनी चाहिए थी, जो हमारे विजन में रहनी चाहिए थी, वो म्यूजियम में रह गई। यानी जो हमारी दृष्टि में रहने चाहिए थी वो संग्रहालय में चली गई। कोई बात नहीं, अब भूलिता ही बिसार दे, आगे की सुध ले। यही तो अब स्वतंत्रता यही चीज एक्चुअली में सुधांशु जी, यही चीज आज लोगों के मन में है। मेरी बहुत से लोगों से बात हुई, वो उन्होंने यही बात पूछी कि भाई ये इतनी महत्वपूर्ण वस्तु, इतनी महत्वपूर्ण चीज, राजदंड कहिए, धर्मदंड कहिए, हमारे चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई चीज है, और इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि भारत को आजादी मिल रही है अंग्रेजी साम्राज्य से, और उस वक्त ढूंढ करके, और ये अंग्रेजी जो शासक थे माउंटबेटन, वो पूछ रहे हैं कि बताइए ये प्रतीकात्मक तौर पर आपको हस्तांतरण कैसे करें हम सत्ता का, कोई प्रतीक तो बने। उसके बाद नेहरू जी राजगोपालाचारी जी से पूछते हैं, वो ढूंढ करके लाते हैं कि नहीं ऐसा हमारे यहाँ पर एक वस्तु है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और जो फिर अब इतिहास में पढ़ने में आ रहा है कि 14 अगस्त 1947 रात 10:45 पर तमिलनाडु से आए हुए अधिनम के लोगों ने ये नेहरू जी को पीतांबर पहनाकर ये धर्मदंड, राजदंड, उनको ये सेंगोल उनके हाथ में थमाया, और उसके बाद ये पहुंच गया आनंद भवन इलाहाबाद। और मुझे तो उसके बाद ताज्जुब इस बात पर हुआ, वो तस्वीर जरा अगर स्क्रीन पर है तो चलाइए, कि उस म्यूजियम में जहां पर ये सेंगोल रखा है, वो नीचे जो तख्ती लगी होती है उस पर लिखा क्या है? उस पर लिखा हुआ है वॉकिंग गिफ्ट ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वॉकिंग स्टिक ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कि उनकी छड़ी है, चलने की छड़ी है। देखिए, यहीं पर मैं बात कहना चाहूं, राष्ट्र की परंपरा को कहीं ना कहीं एक भूल हुई, गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना और विरासत से अपने को जोड़ना। यहां तक कि यह भी समझिए कि जो स्पीकर लोकसभा के होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनकी जो पीठ है उसके पीछे आज भी लिखा रहता है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। परंतु ये सारी महान परंपराओं का, और एक और बात कहता हूं, आपने कहा हम भूल गए, हमें भी नहीं पता था, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। लोगों को लगता है कि हमें भी बहुत सारी चीजें पता रहती, मुझे भी नहीं पता था। पर इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि किसी से पूछिए चोल साम्राज्य के बारे में कितने लोगों को पता है। 1600 साल तक जिस वंश ने भारत में भिन्न भिन्न रूप में भारत की सेवा की, उसके बारे में लोगों को नहीं पता है। 100-150 साल शासन करने वाले नहीं, 3 साल शासन करने वाले बाबर का नाम लोगों को पता है। यदि पूछा जाए कि चोल साम्राज्य के 3 राजाओं का नाम बताइए, तो मेरे ख्याल से 100 में 99 लोगों को नहीं पता होगा। एक और भी एक इसका प्रभाव है, भारत की ज्यादातर इतिहास और संस्कृति को दिल्ली सेंट्रिक कर दिया गया, नॉर्थ सेंट्रिक नहीं, दिल्ली सेंट्रिक। और उस कारण से दक्षिण भारत और पूर्वी भारत की बहुत सी गौरवशाली, या दिल्ली के इतर जो हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराएं थी, उन सबको धूमिल कर दिया गया, या भूला बिसराने का प्रयास किया गया, विस्मृत करने का प्रयास किया गया। तो यह कहीं उसका भी प्रतीक। और मैं मानता हूं, यह भी एक सुखद संयोग ही मानिए कि वह राजदंड जिन्होंने बनाया था वो आज भी जीवित है जी, 96 वर्ष के हैं जी। शायद नियति ने उनको इस दिन को देखने के लिए जीवित रखा, जब वो पूरे सम्मान के साथ 21वीं सदी में नए भारत की नई संसद में, उस भारत की संसद में जो आज जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो गया, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, और बहुत सारी चीजें उनको मैं नहीं कह रहा, उस आत्म गौरव और स्वाभिमान के साथ आकर स्थापित हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद यह काल चक्र की एक बड़ी बदलाव, या काल चक्र के एक बड़े परिवर्तन का कहीं ना कहीं प्रतीक बनता है। हालांकि सेंगोल को लेकर भी हमारे यहां पर विवाद कम नहीं हो रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको। उसमें से एक विवाद जो है वो ये कि जैसे आपने भी बताया कि चोल वंश में एक राजा से दूसरे राजा को जब सत्ता हस्तांतरण होती थी, तो उस वक्त शीर्ष पुजारी जो होते थे वो आशीर्वाद दिया करते थे, और वो तो तब राजाओं का वक्त था। तो उस वक्त तो जो राजा बनता था वो तो आजीवन राजा रहता था। तो लोग आज पूछ रहे हैं, तो क्या मोदी जी को जब ये अधिनियम के लोग आएंगे, वो ये राजदंड सौंपेंगे, तो क्या हम ये कहना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि मोदी जी आजीवन जो है वो प्रधानमंत्री रहेंगे? देखिए,
बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वैसे जिनके हाथ में पहली बार आया था उन्होंने तो अपना राजवंश स्थापित कर लिया था। यह विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राजवंश है जो 4 पीढ़ियों से उसके बाद वही होते चले आ रहे हैं। परंतु हम तो, एक बात और आपको याद दिला दे, दर्शकों को नहीं पता होगी, चोल साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जहां पर पहली बार, मतलब 2000 साल पहले के दौर की बात बता रहा हूं, जहां वोटिंग के द्वारा ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के सदस्य चुने जाते थे। 6 समितियां होती थी, 5 समितियां होती थी, 6 लोग उसमें होते थे, 30 लोगों की कुल समिति बनती थी गांव का प्रशासन चलाने के लिए, और उन समिति के सदस्यों का चयन मताधिकार के द्वारा होता था। तो कहीं ना कहीं यह भी दर्शाता है कि जनता के प्रतिनिधि, उस समय जो पुजारी भी होते थे वो जनता के प्रतिनिधि माने जाते थे। इसलिए पुरोहित शब्द का अर्थ है जो संपूर्ण पुर, यानी संपूर्ण जो बस्ती है, संपूर्ण नगर है, उसके हित का प्रतिनिधित्व करता हो वह पुरोहित है। इसीलिए बहुत सी ऐसी बातें होती थी, वह भी जनता का ही प्रतिनिधित्व होता था। वो भी इसीलिए मैंने कहा ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप का प्रतीक था कि हम शासक नहीं, हम मालिक नहीं हैं, हम प्रतिनिधि हैं। प्रतिनिधि किसके हैं? उस ईश्वरीय सत्ता के जिसने हमें जनता की सेवा करने का अवसर दिया। इसलिए भी अपने आप में अलग था। और यहां मैं एक और फैक्ट कह दूं, जो इस बात के लिए कई लोगों को लग सकता ना साहब वो राजा थे और वो सब, मान्यवर, एक मैं फैक्ट कोट करता हूं, दुनिया में पिछले 2500 सालों में जितने नरसंहार हुए हैं, यानी शासन के द्वारा मारे गए लोगों की संख्या, यानी युद्ध के बाद का नरसंहार या किसी शासक ने अपनी जनता को मरवाया हो, 30 साल रिसर्च करने के बाद हवाई यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं R.G. रमल, कोई जाके चेक कर सकता है, उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम है डेमोसाइट। 30 साल रिसर्च करने के बाद विश्व के सभी देशों के उन्होंने एक लंबी रिसर्च टीम के साथ 2500 साल के बाद यह अनुमान लगाया है कि 1 अरब 20 करोड़ लोग इन 2500 सालों में शासन के द्वारा मरवाए गए, उनकी हत्याएं, नरसंहार कराया गया है। परंतु भारत, उन्होंने कहा, एकमात्र राज्य है जहां 13वीं शताब्दी से पहले कोई बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, एक कलिंग और एक 2 और उदाहरण छोड़ के, जिसमें कि वो भी युद्ध के कारण था, और उसमें भी कुछ हजार, यानी 1 लाख से कुछ हजार लोगों की मृत्यु मानी जाती है, और उसने भी हृदय परिवर्तन करने में भूमिका निभाई। अब 13वीं शताब्दी के बाद भारत में क्या हुआ था, यह दर्शाता है कि विश्व में बर्बर साम्राज्य रहा होगा, पर हमारे यहां एक सुसंस्कृत साम्राज्य था, जिसे मैं अटल जी की कविता की और पंक्ति में पूछता हूं। इसीलिए सब समाप्त भी हो गए, हम आज जीवित भी हैं। जो अटल जी ने एक पंक्ति कही थी कि दुनिया का इतिहास पूछता, ग्रीस कहां, यूनान कहां है, घर घर में शुभ अग्नि जगाता, वह उन्नत ईरान कहां है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के, छाया जब बर्बर अंधियारा, तभी चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। और मैं एक बिंदु और कह दूं, चोल साम्राज्य में आपको पता है बृहदेश्वर का मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो तंजावुर में बनवाया गया चोल राजाओं के द्वारा, जो बगैर नींव का मंदिर है, जिसके ऊपर 80 टन का पत्थर रखा। आज तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो 80 टन के पत्थर को इतना ऊपर ले जा सके, मगर वो भारत के विलक्षण इमारतों में नहीं दिखाया जाता था। कथित रूप से कुछ विदेशियों द्वारा बनाई गई इमारतों को भारत के प्रतिनिधित्व के रूप में दिखाया जाता था। इसलिए बहुत सारी चीजें अमृत काल में वास्तविकता में आ रही हैं, जिसपे हर भारतीय को जानने का भी अधिकार है और गर्व करने का भी अधिकार है। देखिए, ये जो सेंगोल शब्द है, आप तो इतने विद्वान व्यक्ति हैं, तमिल भाषा के सेम्मई शब्द से ये निकला। अब जो सेम्मई का अर्थ हमने जो ढूंढा, उसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सच्चाई और निष्ठा, वो शायद उसको दरकिनार कर देंगे, लेकिन धर्म शब्द को पकड़ लेंगे। ऐसा हुआ। अब उस पर ऐतराज हो रहा है कि साहब ये जो धर्म दंड या राजदंड, या जिसको हम लोग सेंगोल कह रहे हैं, ये जो वहां पर स्थापित किया जाएगा स्पीकर साहब की कुर्सी के पास, ये एक सेक्युलर देश की संसद में एक धार्मिक प्रतीक जो है वो क्यों लगाया जा रहा है? और इसके तो शीर्ष पर खुद नंदी विराजमान है, नंदी उस पर बने हुए हैं। तो ये तो जैसे ओवैसी साहब ने कहा, ये तो वन नेशन वन रिलीजन, उस रास्ते पर चलने वाली बात है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। उसमें क्या कहा गया? धर्म और सच्चाई और निष्ठा। धर्म से इस देश में कब आपत्ति है? मैंने कहा कि लोकसभा की स्पीकर की चेयर के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। तो क्या यह देश कम्युनल हो गया? सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे क्या लिखा है? यतो धर्मस ततो जयः। अब यह बताइए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर जो अशोक चक्र है वो सारनाथ से निकला हुआ धम्म चक्र है, यानी धर्म चक्र है। तो धर्म तो भारत में सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए भारत तो एक धर्म प्राण राष्ट्र है। तो यदि सेंगोल
जिसका सेमई शब्द से निकला है। सेमई शब्द का अगर तमिल भाषा में तात्पर्य धर्म, सच्चाई और निष्ठा से है, तो ये तो उन्हीं चीजों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिसका हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का हमारा प्रतीक चिन्ह और लोकसभा अध्यक्ष की पीठ जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि इसको लेकर किस प्रकार की कोई इधर उधर की बात होनी चाहिए। हां, एक बात जरूर कह दूं, जिनको सेकुलरिज्म खतरे में नजर आता है, तो यह धर्म शब्द जो है ना, इसका किसी रिलीजन से मतलब नहीं है। जो मनुस्मृति में धर्म की परिभाषा है, 10 लक्षण बताए गए हैं, और तमिल संस्कृति में जो थिरुक्कल है, जो उनका सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है तमिल भाषाई लोगों का, तमिल संस्कृति में, उसमें भी जो धर्म की परिभाषा आप देखिए, 8-9 गुण दोनों में मिलते हैं। यहां 10 धर्म के लक्षण करे गए हैं, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण में। इसमें कौन सा रिलीजन है भाई? अगर धैर्य रखना है, विद्या रखनी है, पवित्रता रखनी है, उदारता रखनी है, सत्य का पालन करना है, क्रोध नहीं करना है, इसमें कौन सा रिलीजन आ गया? अफसोस भारत की इस महान उदात्त संस्कृति में कि सारे श्रेष्ठ मूल्यों को कम्युनल कह के एक तरफ किनारे कर दिया गया, और इसलिए भारत की वास्तविक शक्ति उभर कर सामने नहीं आने पाई। नहीं, लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग संस्कृति को नष्ट करने का संकल्प लेते हैं, उसे सेकुलर कहा गया, और संस्कृति की उदारता का प्रतीक जो चीजें थी उन्हें कम्युनल कह दिया गया। यह अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। देखिए, ओवैसी साहब को इस सेंगोल में संस्कृति तो नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मुझे मालूम है ये क्या है, क्योंकि मैंने बचपन में अमर चित्र कथा पढ़ी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो गदा है, उन्होंने उसको गदा कहा, और ये एक ऐसी गदा है जिसे कार्यपालिका से विधायिका को मारा जा रहा है। देखिए, जब वो मारा जाना शब्द ओवैसी जी के मुंह से निकलता है, तो उनकी बात का क्या उत्तर दिया जाए? ओवैसी तो वो बोल चुके हैं ना कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा। इसका तात्पर्य क्या था? उनके भाई बोल चुके हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो मारने से ही तो मतलब था। और ये 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। हिंसा के साक्षात प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आज इन विषयों पे बोलते हैं। ओवैसी को माना जा सकता है, ये वो पार्टी है जिसने कहा था कि हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की। तो अगर कोई मुगलिया मानसिकता से देख रहा होगा तो उसके मन में कष्ट जरूर हो सकता है। पर मैं ये भी बता दूं, ये ओवैसी के भाई बोल चुके हैं और आज तक ओवैसी जी ने इसके लिए क्षमा नहीं मांगी है। जिसको आप मुगल साम्राज्य कहते हैं, वो 1757 में 1527 में शुरू हुआ और ईमानदारी से 1557 में शुरू हुआ अकबर के बाद, और 1707 में खत्म हो गया। 150 साल, ज्यादा ज्यादा 250 साल। और चोल साम्राज्य 1600 साल। धन्यवाद। इसलिए भी मैं कह रहा हूं, अगर आप तुलना करके भी देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर है। और चोल साम्राज्य के सकारात्मक प्रभाव आज भी कंबोडिया, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा तक नजर आते हैं, और मुगल साम्राज्य के विध्वंसक प्रभाव आज भी भारत के कोने कोने में नजर आते हैं। तो इसलिए जो विध्वंसक मानसिकता का प्रतिनिधित्व करने में अपने को गर्व का अनुभव करते हैं, मुझे लगता है इस शुभ अवसर के ऊपर उनके द्वारा की गई टीका टिप्पणी के ऊपर बहुत विचार करना उचित नहीं। सुधांशु जी, कल से ये बहस चल रही है लगातार कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, उनकी जगह राष्ट्रपति को करना चाहिए था, या जैसे ओवैसी ने कहा कि नहीं, स्पीकर साहब केवल उनको अधिकार है, उनको करना चाहिए था, वो करेंगे तो हम इसमें शामिल होते। बहरहाल इस पर काफी चर्चा हुई, हम भी आएंगे इस पर थोड़ी देर में। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बयान पढ़ रहा हूं, अब किस किस तरीके के रिएक्शन है आप जरा देखिएगा। जयराम रमेश साहब, कल उन्होंने ये कहा था कि संसद में लोकतंत्र की शहनाई बजनी चाहिए, लेकिन जब से स्वघोषित विश्वगुरु पधारे हैं, एक तंत्र की तोप चलाई जा रही है। और आज उन्होंने जो कहा है, आगे बढ़कर इससे उन्होंने लिखा, लंबा ट्वीट था लेकिन आखिरी की पंक्ति पढ़ रहा हूं उनके लिए। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, मोदी द इनॉग्रेट। नहीं, आप जरा दोबारा बोल देंगे क्या आपने बोला? मैं लास्ट का सेंटेंस सुन नहीं पाया। अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट और मोदी द इनॉग्रेट। मोदी केवल उद्घाटन करने वाले। देखिए, समस्या क्या है ये उस इतिहास से प्रेरित है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो इस उद्घाटन में नहीं आना चाहते। ये एक ऐतिहासिक समय है। मेरा उनसे अनुरोध है कि शुभ अवसर के ऊपर इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। मगर सौरभ जी क्या करें, कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो हर शुभ कार्य में विघ्न उत्पन्न करके ही संतोष का अनुभव करते हैं, वो समझ लीजिए। और आपके इतिहास में अकबर द ग्रेट होता होगा, परंतु भारत के इतिहास में मैं तो कहना चाहूंगा, वीएस नायपॉल को कोट कर रहा हूं, क्योंकि जयराम रमेश जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए मैं उनको कोट कर। वीएस नायपॉल ने कहा भारत के इतिहास के बारे में कि इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। यहां ऐसा विचित्र इतिहास पढ़ाया जाता है कि कोई भी दुनिया का देश एक ही राजा को ग्रेट मानता जिन्होंने लड़ाई लड़ी हो किसी युद्ध में, चाहे वो हारा हो या जीता हो। तो उन्होंने कहा भारत में विचित्र स्थिति है, यहां अकबर को किताबों में द ग्रेट कहा जाता है और जन भावना में महाराणा प्रताप द ग्रेट है। तो आप अकबर द ग्रेट के साथ रहिए, हम महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, हम महाराजा रणजीत सिंह, राजा राज चोल, लचित बरफुकन और ललितादित्य मुक्तापीठ, इनको ग्रेट मानते हैं। आप विंसेंट स्मिथ और अंग्रेजों के इतिहास के कालखंड में अटके रहिए, अंग्रेजों की संसद के साथ, बनाई गई संसद के साथ, अपनी भावनाओं के साथ, जिसमें आपको वह संसद अच्छी लगती थी। हम ये नहीं कह रहे, वो भी हमारी विरासत है, पर वो ज्यादा अच्छी लगती थी जिसका शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनॉट और उद्घाटन इरविन ने किया, जिसके सामने के रास्ते को किंग्स वे कहा जाता था, जिसके बाहर 1968 तक किंग जॉर्ज की मूर्ति बनी रही और जिसके सामने वो इंडिया गेट था। जब तक हमने वॉर मेमोरियल नहीं बनाया, तो दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए इंडिया गेट के ऊपर क्या लिखा है, उन सैनिकों के नाम लिखे, लिखा हुआ है दोज हु हैव लेड डाउन देयर लाइफ इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर एंड विजिटेड किंग जॉर्ज फिफ्थ इन 1911, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दिया। अब एक नई संसद जिसके सामने का मार्ग कर्तव्य पथ है, जहां सामने जॉर्ज पंचम की बजाय नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है, जहां पर भारत के वीर बलिदानी सैनिकों का वॉर मेमोरियल है, वो नहीं अच्छा लगता है और वो आपको वही वाली चीज अच्छी लगती है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि रामचरितमानस में कहा गया है, सहज पाप प्रिय तामस देहा, इसको शब्दशः न लें, प्रतीक में कह रहा हूं, सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूक ही तम पर नेहा। यानी जिन लोगों की तामसी वृत्ति होती है या पाप वृत्ति होती है, तामसी चीजों के लिए वो बहुत आकर्षित होते हैं, अच्छी चीजों के लिए आकर्षित नहीं होते हैं। जैसे मैं पुनः कह रहा हूं, कैविएट लगाते शब्द, जैसे उल्लू का सहज आकर्षण अंधेरे के प्रति होता है, उजाले के लिए नहीं, उसी प्रकार ये विघ्न संतोषी लोग सदैव किसी भी चीज में कोई ना कोई समस्या या विघ्न ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। इस गौरवशाली क्षण में भी वो आनंद या गौरव की अनुभूति नहीं करना चाहते। नहीं, मैं इसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने, कल कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बयान दिए। मैं सुन रहा था, किसी ने कहा कि भाई ये जो नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट हाउस है, हमारी जो राष्ट्रपति भवन है, ये सब अंग्रेज कहीं बाहर से पत्थर थोड़ी लेकर के लाए थे। हमारा पत्थर, हमारे श्रमिक, हमारे इंजीनियर यहीं बना, तो ये पराया कैसे हो गया? हमारी संस्कृति, हमारी विरासत है। बहुत अच्छा बोला, पर यही बात लाल किले पे और ताजमहल के लिए क्यों नहीं बोलते? कुतुब मीनार के लिए क्यों नहीं बोलते? यही तो दोहरा चरित्र है ना। मतलब यहां पे तो जस्टिफाई करने के लिए बोलेंगे, जबकि मैं एक मूलभूत अंतर बताऊं, जो ये हमारी जो संसद बनी या लुटियंस दिल्ली बनी, इनका तो डिजाइनर भी आउटसाइडर था। जैसी इमारत यहां बनी है, ऐसे ही आपको मिलती जुलती इंग्लैंड और फ्रांस में भी दिखाई पड़ती है, यूरोप के शहरों में। तो यह माना जा सकता है कि उन्होंने इस बात को बनाया, उनके पास ये बनाने की क्षमता थी। पर ये लाल किला और कुतुब मीनार और ताजमहल जिन लोगों के बारे में बनाने का दावा किया जाता, तो उनके तो देशों में ऐसी कोई इमारत भी नहीं मिलती, ना उनके यहां ऐसा कोई डिजाइनर मिलता है, ना उनके यहां ऐसा कोई पाठ्यक्रम मिलता है, ना उनके यहां ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन थे, ना ऐसे कोई परंपरा रखने वाले व्यक्ति थे। मगर उनके बारे में तो हमें इतिहास में ही पढ़ाया गया। तो ये लोग अपने इतिहास में पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। वो भी अंग्रेजों के जमाने का है, वो संग्रहालय बनाने लायक है, वो हमारे एक विरासत है, जिसे कि आप याद रख सकते हैं इतिहास के रूप में। सेंगोल को संग्रहालय में नहीं रखना चाहिए। जो जो परिवर्तन आ रहा है, नया सेंट्रल विस्टा बना है, नया ये बना, जैसे मैंने बताया किंग जॉर्ज की मूर्ति हट के वो बनी है, मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान भी हो गया है। तो जो जो भारत और विकसित होगा, नया स्वरूप नए रूप में सामने आता जाएगा। इसमें हमें किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं देखनी चाहिए। और पुनः मैं कह रहा हूं, इस सकारात्मक समय में नकारात्मक चीज देखना ही सबसे बड़ी समस्या है विपक्षी दलों की। नकारात्मकता का स्तर मैं आपको बता रहा हूं, जिसे आप नकारात्मकता कह रहे हैं और जिसे वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्रपति के स्वाभिमान का सवाल है और हम उनका अपमान नहीं सहेंगे। केसी वेणुगोपाल जी, कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नई संसद का उद्घाटन आश्चर्यजनक नहीं है, मगर हम इस समारोह में शामिल नहीं होंगे जिससे सिर्फ प्रधानमंत्री के मेगेलोमेनिया को बढ़ावा मिल रहा है।
देखिए समस्या क्या है कि इनको न लोकतांत्रिक व्यवस्था न महामहिम राष्ट्रपति से कोई किसी भी प्रकार का सरोकार है। ये तो वो पार्टी है ना जिन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए क्या शब्द बोला था, राष्ट्रपत्नी। और किसने बोला? नेता प्रतिपक्ष, कोई छोटा मोटा नेता नहीं। इनके प्रवक्ता ने कहा कि शी रिप्रेजेंट्स ए इविल डिजाइन। चलो कोई बात नहीं, आपके मन में सम्मान जागृत हो गया है, क्षमा मांग लीजिए उन बयान के लिए, उसके बाद बोलिए। अन्यथा ये दो मुहा चरित्र ही तो सबसे बड़ी समस्या हो गया, जिसकी वजह से जनता का नेताओं पर से विश्वास हट जाता है कि एक तरफ इविल डिजाइन के प्रतिनिधि हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं साहब वो सबसे सम्मान के प्रतीक। अब मैं बताना चाहता हूं, देखिए संसद का सत्र नहीं आहूत किया गया है। संसद का सत्र आहूत किया जाएगा तो राष्ट्रपति के निर्देश पर ही संचालन होगा। यह संसद भवन की बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है। क्योंकि अभी सेंगोल की बात चल रही थी तो मैं उस संदर्भ में कह दूं, जैसे वो एक मंदिर होता है, मंदिर के गर्भगृह में देवता स्थापित होते हैं, देवता में प्राण प्रतिष्ठा होती है, और एक मंदिर का परिसर होता है जिसका बाहर का द्वार होता है। मंदिर का बाहर का परिसर का द्वार कब खुलेगा, यह मंदिर की जो व्यवस्था समिति होती है वो तय करती है और उसके अध्यक्ष सामान्यतः खोलते हैं। अब मंदिर में अनुष्ठान जब होता है वो गर्भगृह के अंदर होता है, देवता के उसका अधिष्ठाता होता है जो अनुष्ठान करता है। तो उसी प्रकार यह लोकतंत्र का मंदिर है जिसके अंदर का गर्भगृह क्या है, संसद भवन का वह कक्ष, और उसमें भारत के जन जन से चुनकर आए हुए प्रतिनिधि जिस लोकतंत्र की अर्चना कर रहे हैं वह अधिष्ठान है, वह अधिष्ठाता देवता तो राष्ट्रपति प्रतीक रूप में उसके प्रतीक है। भाई गर्भगृह से निकलकर अधिष्ठाता देवता द्वार खोलने नहीं जाता, तो यह द्वार खुल रहा है परिसर का। अब जब सत्र आहूत होगा जुलाई के महीने में, तब वहां पर अनुष्ठान शुरू होगा, यानी विधिवत पूजा अर्चना प्रारंभ होगी। अब समझ में नहीं आता, परिसर को भवन को बनाना कार्यकारी कार्य है यानी एग्जीक्यूटिव कार्य है, उसको पूर्ण करना और खोलना भी एग्जीक्यूटिव कार्य है, तो एग्जीक्यूटिव हेड से होना चाहिए। और अंत में मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मोतीलाल नेहरू जी शामिल हुए थे पिछली संसद में जिसका उद्घाटन वाइसराय इरविन ने किया था, तो वो एग्जीक्यूटिव हेड थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड? तो गजब है साहब, अंग्रेजों के जमाने में एग्जीक्यूटिव हेड स्वीकार है और आज स्वतंत्र भारत में नहीं स्वीकार है, क्योंकि मोदी के प्रति आपके दिमाग में नफरत की इतनी भरमार है कि फिर चाहे वो राम मंदिर हो या संसद भवन हो, दोनों को लेकर आपके मन में एक तकरार है। एक लिस्ट जारी की कांग्रेस की प्रवक्ता ने, सुप्रिया श्रीनेश जी ने, कि पार्लियामेंट की एनेक्सी बनी, फाउंडेशन ले की प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने इनॉग्रेशन किया, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। लाइब्रेरी बनी पार्लियामेंट की, फाउंडेशन ले किया प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने, इनॉग्रेट किया प्रेसिडेंट के आर नारायणन ने। पार्लियामेंट एनेक्सेशन बना, फाउंडेशन ले किया वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने, और लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चैटर्जी ने, इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि केवल प्रधानमंत्री ही सारे काम करेंगे, कहीं ना कहीं भूमिका में राष्ट्रपति भी रहे हैं, उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, इसी पर आपत्ति है। नहीं नहीं नहीं, उनका सोच बिल्कुल सही है, सारे काम प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, ये उनकी सरकार में बिल्कुल सही सोच थी। तब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन करती थी, और भारत के इतिहास में एकमात्र उदाहरण होता है प्रधानमंत्री से बड़ी फोटो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल की चेयरमैन के रूप में सोनिया जी की लगती थी, जो सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक था। और अभी 2018 में उन्होंने जब छत्तीसगढ़ के विधान भवन का शिलान्यास किया तब तो वो केवल सांसद थी, और राहुल गांधी जी तो यूपीए के चेयरपर्सन भी नहीं थे, तो केवल सांसद थे, और वो भी दूसरे राज्य में तो सांसद का प्रोटोकॉल वहां के कैबिनेट मिनिस्टर से भी कम हो जाता है, पर उन दोनों का नाम बड़ा लिखा था और मुख्यमंत्री नहीं राज्यपाल से ऊपर लिखा था। इसलिए वो सारी बातें अपनी जगह। मगर आपने जब बात कही सौरभ जी, तो एक बात याद आ गई, वीवी गिरी जी जब राष्ट्रपति बने थे तो कैसे बने थे, और मैं उनके प्रति कोई असम्मान नहीं कर रहा हूं, पर रबर स्टैंप शब्द प्रयोग होना कब शुरू हुआ? जब नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार के खिलाफ अपने सांसदों को वोट करने को कहा। पहले समझिए राष्ट्रपति पद के लिए क्या था, अंतरात्मा की आवाज पे वोट, और नीलम संजीव रेड्डी को हरवाया, और फिर यह माना गया कि इंदिरा जी के हैंड पिक्ड लोग के रूप में श्री वीवी गिरी राष्ट्रपति बने। यह मैं अवधारणा की बात कर रहा हूं, इसमें कोई अपना वक्तव्य नहीं दे रहा हूं। वहीं से यह बातें या ये फ्रेज मीडिया में चर्चा होने की बात शुरू हुई, रबर स्टैंप वाली। तो जब आपने वीवी गिरी का नाम लिया तो कांग्रेस का अपना ही इतिहास दिखा देते हैं। और मैं एक और बात कह देता हूं, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे, कितनी चीजों का उद्घाटन राजेंद्र प्रसाद जी से करवाया, बताएं जरा।
लेकिन सुधांशु जी, मैं तो ये देख रहा हूँ 4 दिन पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था। उस वक्त लगा नहीं था कि ये बात इतनी बढ़ जाएगी, कि उन्होंने कहा था कि नई संसद का उद्घाटन प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए। आज लगभग 20 राजनीतिक दलों ने इस समारोह का उद्घाटन समारोह का बॉयकॉट कर दिया है। और आज मैं हैरान रह गया, मैंने जेडीयू के नेता लल्लन सिंह जी का स्टेटमेंट सुना। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि 2024 में अगर सरकार बदल गई तो इस नई संसद में कुछ और काम करेंगे। मतलब ये पार्लियामेंट हाउस का काम इसमें नहीं होगा, इसमें कुछ और काम करेंगे। अब मैं एक बात कहूं, जनता दल यू आज बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी है। सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, उसके बाद है राजद, तीसरे नंबर की हुआ। और कह रहे हैं संसद में वो आके उनको लगता पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इन बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है, परंतु गंभीरता इस बात की है कि भारत की व्यवस्था के प्रति कितनी अवमानना भरी हुई है। मैं ललन सिंह जी को याद दिलाना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी और आप लोग कब राजनीति में आए थे? जेपी आंदोलन के साथ आए थे ना, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए, मतलब राजनीतिक दृष्टि से उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ। इसी संसद ने आपातकाल लगाया था, इसी संसद में बैठ के कांग्रेस ने सारे के सारे नेताओं को जेल में बंद किया था। और इतना ही नहीं, हर भारतीय आम नागरिक के सारे मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। यहां तक कि अगर कोई इतना बोल दे कि इंदिरा गांधी की सरकार को हटाना है तो आप जेल, आपको बेल नहीं हो सकती, कोर्ट में आप जा नहीं सकते। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट और DIR लगाया, तब भी हमने ये नहीं कहा था कि हम इस संसद में हम बैठेंगे नहीं। हमने तो नहीं कहा था कि इंदिरा जी की मौत की कामना और मौत के टुकड़े बताएं, जैसा आप मोदी जी के लिए बोलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पुनः याद करिए कि आप ये क्या से क्या हो गए। देखते देखते आप राजनीतिक दृष्टि से कहां पहुंचे और संवैधानिक दृष्टि से कहां पहुंचते जा रहे हैं। और मेरा दूसरा मानना है, जदयू की सरकार आज कांग्रेस के सहयोग से चल रही है। यह प्रश्न कांग्रेस से पूछना चाहिए, क्या कांग्रेस इस विचार को मानती है? जी, लेकिन अब क्या मैं ये सवाल आप आम जनता की तरफ से आपसे पूछ रहा हूं, क्या अब कोई उम्मीद नहीं बची कि हम कोई बीच की सूरत निकलता देखें, या अब ये तय है कि सत्ता पक्ष इस समारोह में नहीं शामिल होगा, या आपकी तरफ से कोई पहल अभी भी हो सकती है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, माननीय अमित शाह जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि हमने सभी को आमंत्रित किया है और हम सभी से अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में आए। ये ऐतिहासिक हो, और ऐसा नहीं सारे विपक्षी दल, अनेक विपक्षी दल हैं जिन्होंने ये कहा है, मतलब जिसमें YSR से लेके BJD से लेके इवन प्रोफेसर राम गोपाल ने भी कहा है कि विरोध अलग है। तो मेरा मानना है कि मैं पुनः पार्टी के प्रवक्ता के रूप में भी सबसे अनुरोध करता हूं कि यह ऐतिहासिक क्षण ऐसा है जो 100 साल के बाद आया है, और हो सकता है कम से कम 100-150 साल के बाद ही कोई कभी दूसरी संसद बनने की स्थिति होगी। तो यह शताब्दी में, मतलब 21वीं शताब्दी में तो अभी अवसर नहीं आएगा। इसलिए मेरा मानना है कि पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़कर भारत के इस नए स्वरूप को ध्यान में रखकर कम से कम एक क्षण के लिए तो मन की सारी कलुषता को त्याग देना चाहिए और भारत के लोकतंत्र के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए, सम्मान व्यक्त करते हुए आना चाहिए। जैसे मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं, जब लोकतंत्र समाप्त कर दिया गया था उसके बावजूद न हमने विदेश में जाकर इमरजेंसी में भारत के खिलाफ बोला, न हमने संसद के खिलाफ बोला, न हमने इंदिरा जी की मौत की कामना की बात कही। तो आज आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। अभी कांग्रेस कर्नाटक का चुनाव जीती है, ये तो कहते सब लोकतंत्र खत्म हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, सारे संस्थान खत्म हो गए, राहुल गांधी जी बोले थे जाके ना। तो अब बताइए, लोकतंत्र तरीके से जीते हैं किसी और से जीते हैं? अब चुनाव आयोग, EVM सब सही काम कर रही है। अपनी राजनीतिक सुविधा के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि लोकतंत्र और उसके प्रतीकों को लांछित करने की जो लत है इसे छोड़ दें तो और बेहतर होगा। सिर्फ उनके लिए ही नहीं, पूरे राजनीतिक जो क्षेत्र में काम कर रहे लोगों हैं उनके लिए भी होगा कि कम से कम जनता को लगेगा कि चलो कुछ मामलों में तो ये लोग भी कभी परिपक्वता का परिचय देते हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे, और ये जो विपक्ष की अंडरस्टैंडिंग है कि ये आपने, जैसे आपने कहा ना कि क्या तस्वीर दिखाई देगी, तो वो भी ये सोच रहे हैं कि जो तस्वीर दिखाई देगी वो मोदी जी के लिए कितनी खराब दिखाई देगी कि भारत की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है और वहां केवल सत्ता पक्ष है, विपक्ष का एक भी नेता वहां पर, एक भी सांसद वहां पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज से 30, 40, 50 साल के बाद कोई बच्चा पूछेगा कि यहां कहां है विपक्ष, तो क्या जवाब दिया जाएगा?
तो मैं कहना चाहता हूं 28 मई को उद्घाटन हो रहा है, जून का महीना आ रहा है, एक बार उसके लिए भी क्षमा मांग लें। इस देश की संसद में एक ऐसा मौका भी आ चुका है जब केवल सत्ता पक्ष संसद में था, विपक्ष की सारी सीटें खाली थी और विपक्ष कहां था? जेल में था। इमरजेंसी की याद दिला रहा हूं, जेल में था और कोई विपक्ष का नेता कोर्ट भी नहीं जा सकता था, कोई सुनवाई भी नहीं होनी थी, पुलिस ने उठा के अंदर कर दिया था और जब तक यानी सालों साल इमरजेंसी रहती, सालों साल जेल में रहना था। वो दृश्य आपको लगता है कि वो अच्छा था? और आज मोदी जी के लिए जितनी गालियां, अभद्र शब्द पिछले 8-9 सालों में, क्योंकि आज डिजिटल जमाना है, डिजिटल रिकॉर्ड अवेलेबल है, भाजपा को छोड़िए, संघ परिवार छोड़िए, मोदी जी के लिए व्यक्तिगत और बोटी बोटी काटने से लेकर मौत की कामना, मौत का प्रकार तक बोलने के बाद आपको लगता है कि आज लोकतंत्र में समस्या है। जबकि आप चुनाव भी जीत जाते, सब कुछ, वहां चुनाव लड़ना ही छोड़िए, तब आपको लगता है कि वह दृश्य खराब नहीं। मैं कहना चाहूंगा इतिहास में दृश्य इस रूप में दिखाया जाएगा कि स्वतंत्र भारत का नए स्वरूप का एक महान यज्ञ हो रहा था और जिसमें केवल आपसी राग द्वेष के कारण लोग आने से रह गए थे। इतिहास के इस महान क्षण के आप साक्षी होने से रह जाएंगे, जिसके लिए रामचरितमानस में एक चौपाई है, सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। यानी संपूर्ण उपलब्धियां इस संसार में विद्यमान हैं जिन्हें प्राप्त किया जा सकता, संपूर्ण पदार्थ हैं, परंतु जो लोग अपने कर्म से हीन हो जाते हैं उन्हें वह नहीं प्राप्त होता है। इसलिए और इधर हमारी तरफ क्या होगा कि मोदी जी वह व्यक्ति हैं जिनको कभी आपने फूलों के हार नहीं दिए, अंगारों के हार दिए, और उन्होंने क्या इतिहास बनाया कि उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि अंगार हार उनको, जिनकी सुन हाक समय रुक जाता है, आदेश जिधर कर देते हैं इतिहास उधर मुड़ जाता है। और सौरभ जी एक बात और कह दूं अंत में चलते चलते, 3 करोड़ मकान बने, आज भारत में एक अलग प्रकार का निर्माण हो रहा है, घर घर में शौचालय भी बना है, आज भारत में सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं, आज भारत में सबसे ज्यादा पावर बना है, सबसे ज्यादा रेलवे का जो नेटवर्क है वो इलेक्ट्रिफाइड हुआ है, सबसे ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं, हमारे आत्मरक्षा के लिए युद्धक विमान से लेके विमानवाहक पोत तक बने हैं, और इसी समय यह भी निर्माण हो रहा है कि महाकाल का कॉरिडोर भी बना है, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर भी बना है, भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बना है, और शंकराचार्य जी से लेकर रामानुजाचार्य तक की मूर्ति भी बन रही है, और उसके साथ ही यह संसद भी बन रहा है। इतने बड़े निर्माण के इतिहास का कोई साक्षी न बनना चाहे तो उसे मैं कहूंगा कि वो स्वयं अपने हाथ से इतिहास में अपने लिए दुर्भाग्य का शब्द लिख रहा है। सुधांशु जी, बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए, और मुझे अच्छा लगा बहुत कि आपने आज खुद ये एक बार फिर विपक्ष को निमंत्रण भेजा, कहा कि उनको आना चाहिए, इस समारोह का हिस्सा बनना चाहिए और इतिहास का साक्षी बनते हुए खुद को भी देखना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।